तो हेलो माय इंटेलिजेंट बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग बहुत बढ़िया हो और अपना स्टडी बढ़िया मस्त कंटिन्यू कर रहे हो। ठीक है, आज हम प्रेफरेंस शेयर के बारे में पढ़ेंगे और देखेंगे कि प्रेफरेंस शेयर में क्या क्या अलग अलग चीजें होती है। ठीक है, जब मैंने आपको पहला वीडियो पढ़ाया था ना, मतलब इक्विटी शेयर वाला, तो मैंने आपको बताया था जो प्रेफरेंस शेयर है इसमें डिविडेंड का बहुत लफड़ा होता है। ठीक है, तो क्या वो लफड़ा है, कैसे उसको सॉल्व करना है, वही आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो फटाफट बिना टाइम को वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं। चलो देखो, हमारे पास सबसे पहला टॉपिक क्या बेटा, प्रेफरेंस शेयर। ये प्रेफरेंस शेयर होता क्या है, क्या लिखा है, अ शेयर दैट एंटाइटल द होल्डर टू अ फिक्स्ड डिविडेंड, मतलब एक ऐसा शेयर जहां पर कि आपको फिक्स्ड डिविडेंड मिलेगा, whose payment take priority over that the ordinary shareholder। मतलब अगर आपके पास कोई ऑर्डिनरी शेयर है, अब ऑर्डिनरी शेयर मतलब क्या होता है भैया, इक्विटी शेयर। तो अगर आपके पास इक्विटी शेयर है और किसी और इंसान के पास प्रेफरेंस शेयर है, तो कंपनी पहले प्रेफरेंस शेयर को प्रॉफिट पे करेगी, उसके बाद इक्विटी शेयर को प्रॉफिट पे करेगी। आपको पता है ना कि प्रॉफिट मतलब डिविडेंड होता है। तो एग्जाम्पल के तौर पर हमारे पास, एग्जाम्पल मान लेते हैं, हमारे पास एक मिंटू है और हमारे पास एक चिंटू है। ठीक है, अब जो मिंटू है उसके पास है इक्विटी शेयर और जो ये इक्विटी है, ओके, ये लिख दो इक्विटी शेयर, और जो मिंटू है इसके पास है प्रेफरेंस शेयर। ठीक है, अब एक कंपनी है जिस कंपनी का नाम रखते हैं हम रिलायंस कंपनी। ठीक है, रिलायंस कंपनी आप सब लोग जानते हो। एग्जाम्पल, रिलायंस कंपनी ने करीबन 1 लाख रुपए का प्रॉफिट किया। ठीक है, हाइपोथेटिकली बात कर रहा हूं, एग्जांपल 1 लाख रुपए का प्रॉफिट किया। अब 1 लाख में से जो चिंटू है उसे मिलने हैं करीबन 20,000 रुपए, और जो इक्विटी शेयर है उसे भी मिलने 20,000 रुपए। लेकिन सबसे पहले जो पैसा है ना वो किसको मिलेगा भैया, सबसे पहले जो पैसा है वो मिलेगा प्रेफरेंस शेयर वाले को। मतलब जो चिंटू है उसके पास प्रेफरेंस शेयर है और सबसे पहला जो डिविडेंड है वो मिलेगा हमारे प्रेफरेंस शेयर को। बात समझ आई। उसके बाद अगर पैसा बचेगा तो ही हमारे इक्विटी शेयर को मिलेगा। तो इसका मतलब है कि जो हमारा प्रेफरेंस शेयर है एक ऐसा शेयर होता है जहां पे कि आपको फिक्स्ड डिविडेंड मिलता है, साथ में जो ऑर्डिनरी शेयर है उनसे पहले आपको पैसा मिलेगा। ठीक है, जो इक्विटी शेयर होल्डर्स है उनसे पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पैसा मिलेगा। ठीक है, अब ये जो फिक्स्ड डिविडेंड है इसका मतलब क्या होता है, आ जाओ नीचे जाते हैं और दिखाते हैं। देखो हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है इसमें बता रखा है जो प्रेफरेंस शेयर है इसमें कौन कौन सी चीजें होती है। सबसे पहले प्रायोरिटी स्टेटस, इसका मतलब है कि जो होल्डर है गेट प्रायोरिटी ओवर ऑर्डिनरी शेयर होल्डर इन डिविडेंड एंड एसेट डिस्ट्रीब्यूशन। इसका मतलब है कि अगर आपके पास प्रेफरेंस शेयर हो तो प्रेफरेंस शेयर को सबसे पहले प्रायोरिटी देती है। मतलब एग्जांपल की तरफ वही है कि हमारे पास चिंटू है जिसके पास क्या है, प्रेफरेंस शेयर है, और हमारे पास मिंटू है, ठीक है, जिसके पास क्या भैया, इक्विटी शेयर है। तो जो प्रेफरेंस शेयर वाला बंदा है इसे कंपनी ज्यादा इंपॉर्टेंस देगी, वहीं पे जो इक्विटी शेयर है उसे कंपनी कम इंपॉर्टेंस देगी। ठीक है, जब भी कोई प्रॉफिट आएगा तो सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर को मिलेगा, उसके बाद इक्विटी शेयर को मिलेगा। जब भी कंपनी बंद होगी तो सबसे पहले जो पैसा है वो पहले प्रेफरेंस शेयर को मिलेगा, उसके बाद इक्विटी शेयर को मिलेगा। बात समझिए। तो यहाँ पे प्रायोरिटी स्टेटस हमारा सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर को होता है। दूसरा क्या बेटा, फिक्स्ड डिविडेंड। इसका मतलब क्या होता है, देखो मैं आपको क्लियर करता हूं। ठीक है, इनको पहले रफ कर देते, रफ हो जा जल्दी से, रफ हो जा। चलो देखो क्या बोल रहे हैं। एग्जाम्पल, हमारे पास ने कंपनी, ठीक है, मैं बोलता हूं हमारे पास कंपनी है टाटा। ठीक है, हमारे पास एक कंपनी है इसका नाम है टाटा। ठीक है, अब टाटा का नाम मान लेते हैं हमारे पास 2020 में प्रॉफिट आया। ठीक है, 2020 में क्या आया, उनका प्रॉफिट है। प्रॉफिट कितने का है, प्रॉफिट आया मान लेते हैं 1000 करोड़ का प्रॉफिट है। ठीक है, उनका 1000 करोड़ का प्रॉफिट है। ठीक है, 2021 आया, ठीक है, जहां पे कोविड था, तो 2021 में उनका प्रॉफिट मान लेते हैं 1000 से कम के 800 करोड़। ठीक है, वैलिड है, 800 करोड़ हो ही सकता है। ठीक है, 2022 आया, ठीक है, एंड 2022 में जो प्रॉफिट है वो बढ़ के हमारा हो गया 1200 करोड़। ठीक है, पहले हमारा 1000 करोड़ था, उसके बाद 800 करोड़ हो गया, फिर हमारा 1200 करोड़ हो गया। ठीक है, अब जो फिक्स डिविडेंड का लफड़ा है ना वो ये है कि जो इक्विटी शेयर है उसमें क्या था कि अगर प्रॉफिट भी कमेगा तो आपका जो डिविडेंड परसेंटेज है वो भी कमेगा। ठीक है, मतलब अगर कोई कंपनी कम प्रॉफिट कमाती है तो आपको कम पैसा मिलेगा, अगर ज्यादा प्रॉफिट कमाती है तो ज्यादा पैसा मिलेगा। लेकिन यहां पे क्या है कि अगर कंपनी 1000 करोड़ कमाए तो भी उनको फिक्स डिविडेंड मान लेते हैं 1 लाख रुपए था तो उनको 1 लाख रुपए ही मिलेगा। अगर कंपनी कम पैसा कमाए तो भी उनको 1 लाख रुपए पूरे मिलेंगे। अगर कंपनी ज्यादा पैसे कमाए तो भी उनको 1 ही लाख रुपए मिलेंगे भैया, ज्यादा नहीं मिलेगा। तो सीधी बात यह है कि अगर आपके पास इक्विटी शेयर है तो इक्विटी शेयर में क्या होता है
कि अगर कंपनी ज्यादा पैसे कमाती है तो आपको ज्यादा प्रॉफिट मिलने का चांस है, वहीं पे अगर कम पैसे कमाती है तो आपको लॉस होने का भी चांस है, ठीक है, जिसमें हाई रिस्क होता है। लेकिन हमारे प्रेफरेंस शेयर में फिक्स डिविडेंड होता है, जिस कारण से अगर कंपनी कम पैसे भी कमाए तो भी आपको अपना डिविडेंड मिलेगा। अगर कंपनी ज्यादा कमाए तो भी आपको उतना ही मिलेगा जितना आपके खाते में लिखा हुआ है, ठीक है। जो भी हमारा रूल्स रेगुलेशन है, एग्रीमेंट है, उसमें जितना लिखा है उतना ही मिलेगा, उससे ज्यादा नहीं मिलेगा। तो इसमें हमारा फिक्स डिविडेंड होता है। बात समझ आई? कंपनी ज्यादा प्रॉफिट करे या कम प्रॉफिट करे, आपको फिक्स डिविडेंड ही मिलेगा, किसी भी तरह का डरने की बात नहीं, ठीक है। और यूजुअली क्या होता है ना कि जो प्रेफरेंस शेयर है वो स्टेबल लोग जो है ना, जो बेसिकली हमारे एजेड लोग हैं, लाइक एग्जांपल 50 क्रॉस कर चुके, 60 क्रॉस कर चुके, वो लोग लेना चाहते हैं, क्योंकि उनका क्या है ना कि वो लोग अभी ज्यादा रिस्क नहीं ले सकते। वो कहते हैं कि भाई मुझे इतना पैसा आ जाए, मैं अपना रोटी चावल खाते रहूं, बिंदास करते रहूं, ठीक है, मुझे ज्यादा पैसे का लालच नहीं है, ठीक है। तो प्रेफरेंस शेयर लेते हैं और प्रेफरेंस शेयर से कम रिस्क से अपना जो घर बार है वो चलाते रहते हैं। लेकिन वहीं पे जो यंग लोग हैं, जैसे एग्जांपल पिछले वीडियो बताया ना, मिंटू एंड चिंटू, जो यंग लोग हैं वो रिस्क लेते हैं। अगर उनको ज्यादा प्रॉफिट चाहिए तो रिस्क लेके इक्विटी शेयर में लेते हैं, अगर वो रिस्क नहीं चाहते तो वो प्रेफरेंस शेयर में लेते हैं। बात समझिए? तो प्रेफरेंस शेयर यूजुअली ना हमारे एजेड लोग रहते हैं, या फिर जिनको स्टेबल इनकम चाहिए, ठीक है, जिनको ऐसा है कि भाई मुझे ज्यादा प्रॉफिट भी नहीं चाहिए, कम प्रॉफिट भी नहीं चाहिए, मुझे चाहिए स्टेबल इनकम। लेकिन जिनको रिस्क लेना है वो लेते हैं इक्विटी शेयर, ठीक है। चलिए फिर हमारे पास आता है लिमिटेड वोटिंग। हमारा जो प्रेफरेंस शेयर है ना बेटा, इन पे कोई भी वोटिंग का राइट नहीं होता, फिर अगर होता भी है तो लिमिटेड होता है, क्योंकि हमारा जो इक्विटी शेयर है, इक्विटी शेयर को वोटिंग राइट होता है। वो कंपनी के वोटिंग राइट में हक दे सकते हैं, उस कंपनी के डिसीजन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लेकिन जो प्रेफरेंस शेयर है उनमें ऐसा कोई भी राइट नहीं होता है, ठीक है। क्या बोल रखा है? प्रेफरेंस शेयर यूजुअली हैव लिमिटेड और नो वोटिंग राइट इन कंपनीज डिसीजन, ठीक है। अगर आपके पास प्रेफरेंस शेयर है तो आपको किसी भी तरह का वोटिंग राइट नहीं है। तो बेसिकली प्रेफरेंस शेयर क्या होता है बेटा? एक ऐसा शेयर जहां पे आपको प्रायोरिटी मिलेगी, पैसा जब भी देना है आपको पहले मिलेगा। दूसरा फिक्स डिविडेंड मिलेगा, चाहे कंपनी लॉस करे, प्रॉफिट करे, कुछ भी करे, आपको डिविडेंड मिलेगा, ठीक है। बात समझिए? डिविडेंड तो आपको मिलेगा, ठीक है। थर्ड का बेटा लिमिटेड वोटिंग राइट, मतलब आपके पास या तो वोटिंग राइट होगी तो बहुत कम, या तो नहीं होगी, ठीक है। वो सिर्फ इक्विटी शेयर होल्डर के पास होता है। बात समझ आई? चलिए आगे देखते क्या बोल रहा है, ये समझ गए? देखो आगे हमारे पास क्या है, की फीचर्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर, ठीक है। अब जो हमारे पास प्रेफरेंस शेयर है ना बेटा, इसका की फीचर क्या है, ठीक है। हमने प्रेफरेंस तो जान लिया, लेकिन की फीचर जानना भी इंपॉर्टेंट है। तो की फीचर क्या बेटा? वही फिक्स डिविडेंड, ठीक है, कि कंपनी प्रॉफिट करे, लॉस करे, आपको फिक्स डिविडेंड मिलेगा, ठीक है। पेड अ प्री डिटरमाइंड रेट बिफोर कॉमन शेयर। अच्छा, कॉमन शेयर मतलब इक्विटी शेयर, ठीक है। आप इस चैप्टर में ऑर्डिनरी शेयर बोलो, कॉमन शेयर बोलो, ये सारे इक्विटी शेयर ही है, ठीक है। कॉमन शेयर रिसीव एनी डिस्ट्रीब्यूशन। आप अगर प्रेफरेंस शेयर लेके बैठे हो तो आपको पहले पेमेंट मिलेगा एंड देन ही इक्विटी शेयर होल्डर को मिलेगा, ठीक है। एग्जांपल के तौर पे वही हमारे पास चिंटू एंड मिंटू, अगर मिंटू के पास इक्विटी शेयर है, अगर मिंटू के पास इक्विटी शेयर है तो उसे बाद में पेमेंट मिलेगा। लेकिन अगर चिंटू के पास प्रेफरेंस शेयर है तो प्रेफरेंस शेयर को पहले पैसा मिलेगा। देखो जो प्रेफरेंस शेयर है ना, इसमें जो प्रेफरेंस नाम है ना, इसमें पता चल रहा है कि भाई प्रायोरिटी, ठीक है। तो अगर आपके पास प्रेफरेंस शेयर है तो आपको पहला पैसा मिलेगा, इक्विटी शेयर को बाद में मिलेगा, ठीक है। प्रायोरिटी लिक्विडेशन, वही वाली बात है कि अगर कंपनी बंद होती है तो सबसे पहले पैसे आपको मिलेंगे, देन ही इक्विटी शेयर वाले को मिलेगा, ठीक है। क्या बोल रखा है? पेड बैक बिफोर ऑर्डिनरी। ऑर्डिनरी शेयर होल्डर मतलब वही इक्विटी शेयर होल्डर। ऑर्डिनरी शेयर इफ द कंपनी वाइंड अप ऑपरेशन, वाइंड अप मतलब बंद हो जाना, ठीक है। तो अगर कंपनी कभी बंद हो जाती है तो बंद होने के टाइम पे भी जो पैसा है वो सबसे पहले क्लियर होगा प्रेफरेंस शेयर का, उसके बाद इक्विटी शेयर होल्डर को मिलेगा। बात समझ आ रही है, ठीक है। इसका क्या है? मल्टीपल टाइप्स। हमारे जो प्रेफरेंस शेयर है वो कई अलग अलग टाइप से भी होते हैं बेटा। जैसे एग्जांपल अवेलेबल एज कुमुलेटिव, नॉन कुमुलेटिव, पार्टिसिपेटिंग, कन्वर्टेबल वेरिएंट। इसका मतलब, अच्छा कम्युनिटिव मतलब क्या होता है ना, मैं थोड़ा बता देता हूं आपको, ठीक है। कम्युनिटिव मतलब मान लो कि एग्जांपल रिलायंस की कंपनी, ठीक है। अब रिलायंस की कंपनी ने 2025 में कोई प्रॉफिट नहीं कमाई, प्रॉफिट कमाया ही नहीं, कोई प्रॉफिट नहीं, लॉस में चल रहा है, ठीक है। अब देखो कंपनी अगर लॉस में चलती है तो पैसा नहीं दे पाएगी। अब मैंने आपको क्या बताया था, जो कंपनी है वो डिविडेंड तो देगी, लेकिन डिविडेंड कब देगी? जब वो प्रॉफिट कमाएगा, या तो प्रॉफिट कमाएगा या तो प्रॉफिट कम कमाएगा। लेकिन अगर प्रॉफिट नहीं कमाएगा तो हमारा डिविडेंड कहां से मिलेगा? तो सीधी बात ये है कि एग्जांपल 2025 में रिलायंस ने प्रॉफिट कमाया ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं कमाया, ठीक है। अब जो क्यूमुलेटिव शेयर है इसमें क्या होता है, अगर 2025 में रिलायंस ने कुछ भी प्रॉफिट नहीं कमाया और प्रेफरेंस शेयर को उनका पैसा नहीं मिला, तो 2026 में जब रिलायंस पैसा कमाएगी तो हमारे प्रेफरेंस शेयर को 2025 और 2026 का जो प्रॉफिट है उन दोनों का डिविडेंड एक साथ मिलेगा।
समझा पा रहा हूं मैं ढंग से? जो हमारा रिलायंस का कंपनी है, अगर रिलायंस कंपनी ने 2025 में बिल्कुल भी प्रॉफिट नहीं कमाया, जीरो प्रॉफिट कमाया ही नहीं, तो पैसा भी नहीं दे पाएंगे। इसी कारण से जो हमारे प्रेफरेंस शेयर है उनको कुछ मिलेगा नहीं। पर अगर उनके पास क्यूमुलेटिव शेयर होते हैं तो 2026 में वो जो भी प्रॉफिट कमाए, ठीक है, 2026 में अगर रिलायंस प्रॉफिट कमाती है तो उनको 2026 एंड 2025 दोनों का प्रॉफिट एक साथ मिला के डिविडेंड देना पड़ेगा। बात समझे? मतलब यहाँ पे डिविडेंड का कोई भी भुगतान नहीं होगा, कोई भी आपका छुटकारा नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आपके पास नॉन क्युमुलेटिव हो, तो अगर नॉन क्युमुलेटिव हो तो सीधा उल्टा हो जाएगा। उल्टा मतलब है कि अगर 2025 में आपको प्रॉफिट नहीं होता तो आप डिविडेंड तो नहीं दोगे, लेकिन 2026 में अगर प्रॉफिट होता है तो आप सिर्फ 2026 का ही डिविडेंड दोगे, 2025 का नहीं दोगे। तुम बोलोगे भाई प्रॉफिट हुआ नहीं, कहां से देंगे? तो सीधी बात यह है कि जो क्यूमुलेटिव है उसमें आपके अगर शेयर है तो आपको हर एक साल का डिविडेंड मिलेगा। अगर किसी साल मिस हो जाता है तो उसका जो डिविडेंड है वो नेक्स्ट ईयर आपको मिल जाएगा। लेकिन जो नॉन क्यूमुलेटिव है इसमें अगर किसी साल आपको डिविडेंड नहीं मिला क्योंकि कंपनी लॉस करती है, फिर प्रॉफिट नहीं करती, तो आपको नेक्स्ट ईयर वो पैसा नहीं मिलने वाला। बात समझ आई? तो क्यूमुलेटिव में मिलता है पैसा चाहे एक साल मिस हो जाए। नॉन क्यूमुलेटिव में अगर कंपनी प्रॉफिट नहीं करती है, लॉस करती है और नेक्स्ट ईयर प्रॉफिट करती है तो प्रॉफिट वाले ही पैसा आपको मिलेगा, लॉस वाले का आपको पैसा नहीं मिलेगा। ठीक है, अगर कंपनी प्रॉफिट नहीं करती तो आपको पैसा नहीं मिलेगा, अगर कंपनी जब प्रॉफिट करेगी तभी पैसा मिलेगा। बात समझ आई? चलिए, तो हमारे पास क्युमुलेटिव होता है, नॉन क्युमुलेटिव होता है, फिर पार्टिसिपेटिंग। कुछ ऐसे भी शेयर्स होते हैं जहां पे आप कंपनी के डिसीजन में पार्टिसिपेट कर सकते हो, लेकिन बहुत ही लेस अमाउंट में कर सकते हो, आपके पास बहुत कम राइट्स होता है। ठीक है, कन्वर्टेबल, आप अपने नॉर्मल शेयर्स को, अपने प्रेफरेंस शेयर को कन्वर्ट कर सकते हो इक्विटी शेयर में। अब देखो बेटा, जो प्रेफरेंस शेयर है और जो इक्विटी शेयर है उनमें पता है डिफरेंस और एक आता है। डिफरेंस और एक ये है कि जो हमारे पास प्रेफरेंस शेयर है और जो इक्विटी शेयर है, इनमें से जो रिस्क है वो रिस्क तो सबसे ज्यादा इक्विटी शेयर में होता है। ठीक है, जो रिस्क है वो सबसे ज्यादा होता है इक्विटी शेयर में, लेकिन जो हाई ग्रोथ है, जो ग्रोथ है वो भी हमारा होता है इक्विटी शेयर में। और जो प्रेफरेंस शेयर में, इसमें जो रिस्क है वो तो कम होता है, लेकिन जो ग्रोथ है वो भी कम होता है। इसलिए क्या होता है, कुछ प्रेफरेंस शेयर होल्डर अपने कुछ शेयर्स को इक्विटी शेयर में भी कन्वर्ट करते हैं। जैसे एग्जांपल चिंटू, उनके पास क्या था? प्रेफरेंस शेयर था। उसने बोला भाई मेरे पास ना करीबन 100 प्रेफरेंस शेयर है। कितने हैं? 100 प्रेफरेंस शेयर है। मैं अपने 100 में से जो 50 प्रेफरेंस शेयर है ना, इसको मैं कन्वर्ट करूंगा इक्विटी शेयर में और 50 मेरे पास रहेगा। इससे होगा क्या, मैं अपने कुछ पैसों से रिस्क भी लूंगा जिससे मेरे को हायर कैपिटल ग्रोथ भी मिलेगा और कुछ पैसे से मैं अपना डिविडेंड भी कमाऊंगा। ठीक है, तो आपको अपने जो शेयर्स है ना उसको कन्वर्ट करने का भी हक मिलता है। ये अलग अलग टाइप्स होते हैं हमारे प्रेफरेंस शेयर के। ठीक है, सो मल्टीपल टाइप्स में से कौन से हो गए? क्यूमुलेटिव, आपको जिस भी साल प्रॉफिट नहीं मिला, लॉस होने के कारण से वो प्रॉफिट मिलेगा। नॉन क्युमुलेटिव, प्रॉफिट नहीं मिलेगा, जिस साल प्रॉफिट होगा उसी साल मिलेगा। ठीक है, जिस साल कंपनी प्रॉफिट करती है उसी साल आपको डिविडेंड मिलेगा। ठीक है, पार्टिसिपेटिंग, आप पार्टिसिपेट कर सकते हो बहुत ही कम अमाउंट में। कन्वर्टेबल, आप कन्वर्ट कर सकते हो लेकिन बहुत ही कम। ठीक है, चलो फिर क्या बोला है? नो और लिमिटेड वोटिंग राइट। वही है कि आपको वोटिंग राइट या तो कम मिलेगा या तो मिलेगा ही नहीं। ठीक है, बिल्कुल भी आपको नहीं मिलने वाला। के बाद हमारे पास और एक पॉइंट है, रिडीमेबल या फिर कैलेबल। ठीक है भैया, रिडीमेबल या फिर कैलेबल क्या होता है भैया? रिडीमेबल या फिर कैलेबल मतलब होता है कि जो कंपनी है ना वो प्रेफरेंस शेयर इशू तो करती है लेकिन कुछ साल के लिए करती है। ठीक है, एग्जांपल हमारी जो कंपनी है, एग्जांपल मान लेते हैं, एग्जांपल मान लो यहाँ पे। ठीक है, एग्जांपल हमारे पास रिलायंस है। ठीक है, और रिलायंस ने अपना जो प्रेफरेंस शेयर है ना उसको इशू करा है। ठीक है, करीबन 100 प्रेफरेंस शेयर इशू करा है। ठीक है, और ये जो प्रेफरेंस शेयर है ना उन्होंने ये इशू करा है करीबन मान लेते हैं कितने साल के लिए, एग्जांपल मान लेते हैं इन्होंने 5 साल के लिए इशू करा है। ठीक है, 5 साल के लिए इशू करें। ठीक है, अब आपने प्रेफरेंस शेयर खरीद लिए। ठीक है, आपने सोचा कि जब तक मैं जिंदा हूं तब तक मेरे पास प्रेफरेंस शेयर रहेंगे और मैं मस्त प्रॉफिट कमाते रहूंगा, डिविडेंड कमाते रहूंगा। लेकिन हमारी जो कंपनी है उसने 100 शेयर इशू किए थे। जो शेयर है ना, ये जो 100 शेयर है, ये 100 शेयर इशू किए थे सिर्फ 5 साल के लिए। इसका मतलब है कि जैसे ही 5 साल खत्म हो जाएंगे वो शेयर्स वो कंपनी फिर से वापस ले लेगी। बात समझ आई? तो रिडीमेबल मतलब होता है कि कंपनी प्रेफरेंस शेयर इशू तो करती है पैसा लेने के लिए, लेकिन एक फिक्स टाइम पीरियड के बाद। ठीक है, उसके बाद कंपनी आपका जो शेयर है
वो आपसे फिर से ले लेगी और पैसा आपको दे देगी, ठीक है। इसे हम बोलते हैं रिडीमेबल या फिर कोलेबल या फिर कैलेबल, जो भी बोल सकते हो, ये हमारा शेयर होता है, ठीक है। तो कंपनी शेयर इशू तो करेगी लेकिन एक फिक्स टाइम के लिए करेगी। फिक्स टाइम जैसे खत्म हो जाएगा तो आपके शेयर्स आपसे ले लिए जाएंगे और पैसे आपको दे दिए जाएंगे, ठीक है। जितना भी हिसाब बनता है उससे पैसा दे दिया जाएगा, ठीक है। अब ये जो टॉपिक है ना, ये बहुत बड़ा है, इस पर अभी मत समझो, बट बेसिक चीज समझ लो कि रिडीमेबल मतलब होता है कंपनी शेयर इशू करती है फिक्स टाइम पीरियड के लिए, टाइम खत्म हो गया कंपनी वापस ले लेगी। क्या बोला है? कैन बी ब्रॉड बैक बाय द कंपनी, हमारे जो शेयर्स है उसे कंपनी फिर से ब्रॉड बैक कर लेगी, मतलब फिर से अपने पास ले लेगी आफ्टर अ सर्टेन प्री डिटरमाइंड पीरियड, ठीक है। एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद कंपनी शेयर होल्डर से अपने शेयर फिर से ले सकती है, ठीक है। हमारे इंडिया में ना यूजुअली रिडीमेबल शेयर ही बिके जाते हैं, इररिडीमेबल शेयर नहीं बिके जाते, ठीक है। कंपनी आपसे शेयर ले लेगी, ठीक है जी बेटा। चलिए आगे देखो, आगे हमारे पास क्या है? मेरिट्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर, ठीक है। हमारे पास मेरिट्स क्या है भैया, ठीक है। अभी तक हमने फीचर पढ़ लिया, अभी तक हमने ये सारी चीज देख ली कि भाई बेसिक चीजें क्या होती है, मेरिट्स देख लो, ठीक है। मेरिट्स में क्या है? स्टेबल इनकम, भाई सीधी बात है, अगर आपको फिक्स डिविडेंड मिलेगा, आपको अपना इनकम रेगुलर डिविडेंड मिलेगा तो आपका एक स्टेबल इनकम होगा। जैसे मैंने बोला ना कि जितने भी लोग 60 एज के हैं या फिर 70 एज के हैं, फिर 80 एज के हैं, उनको अब रिस्क नहीं लेना, उनको ऐसा कि भाई फिक्स्ड पैसा हमारे घर पे आते रहे, रोटी चावल चलती रहे, ठीक है। तो उनके लिए स्टेबल इनकम बहुत जरूरी है, तो वो लोग ये लेते हैं जिससे कि उनको फिक्स्ड डिविडेंड मिलते रहे, ठीक है। लोअर रिस्क बहुत कम होता है, बिकॉज मैंने अभी बताया कि जो ग्रोथ करेगा ही नहीं उसमें रिस्क कैसे होगा। इक्विटी शेयर में रिस्क होता है बिकॉज वो ग्रो करता है, प्रेफरेंस शेयर में रिस्क नहीं होता उतना क्योंकि वो ग्रो भी ज्यादा नहीं करता, ठीक है। तो उनमें लोअर रिस्क होता है। रिड्यूस रिस्क कंपेयर टू द ऑर्डिनरी शेयर इक्विटी शेयर ड्यू टू प्रायोरिटी स्टेटस इन डिविडेंड एंड लिक्विडेशन, ठीक है। रिस्क कम होता है क्योंकि आपको पैसा भी जल्दी मिलता है, डिविडेंड भी जल्दी मिलता है, कुछ भी हो जल्दी पैसा मिलेगा, तो आपके पास रिस्क बहुत कम होता है, ठीक है। और ग्रोथ आपको नहीं मिलता। प्रोटेक्ट होता है, सीधी बात है। Attract to investors seeking safety and capital preservation in volatile market. Stock market is a volatile market. एक ऐसा मार्केट जो अप एंड डाउन होता रहता है। तो उस मार्केट में अगर आपके पास प्रेफरेंस शेयर है तो आपका शेयर सुरक्षित है, आपका शेयर कहीं नहीं जा रहा, और इसलिए बोलते हैं ये प्रोटेक्शन है, ठीक है। इस पे लो रिस्क होता है, ठीक है। चलिए कन्वर्जन ऑप्शन, इसका मतलब वही जो मैंने बताया आपको कि कैन बी स्ट्रक्चर्ड विद अ कन्वर्जन राइट टू कॉमन शेयर फॉर ग्रोथ पोटेंशियल, कि वही कि हमारे पास चिंटू जी है और चिंटू जी के पास 100 शेयर्स है। कौन से शेयर भैया? पीएस, प्रेफरेंस शेयर है, और उन्हें बोला भाई इसमें से मैं 50 शेयर ना कर दूंगा इक्विटी के, ठीक है। इक्विटी और 50 शेयर रखूंगा मैं प्रेफरेंस के, ठीक है। अब जो ये 50 शेयर इक्विटी किए, ये क्यों किए? फॉर पोटेंशियल ग्रोथ, और 50 शेयर किए जिससे कि मुझे इनकम मिलती रहे। बात समझ आई? तो चिंटू के पास 100 प्रेफरेंस शेयर थे, उसने अपने 100 शेयर्स में से 50 शेयर इक्विटी कर दिए फॉर ग्रोथ, फॉर पोटेंशियल ग्रोथ, एंड 50 शेयर रखते हैं स्टेबल इनकम के लिए, ठीक है। तो होगा क्या, हमारे जो 50 शेयर है उसमें फिक्स डिविडेंड मिलेगा जो कि आराम से बंदा घर पे कमाएगा, और 50 शेयर रिस्क से खेलेगा जो कि फ्यूचर में जाके हाई ग्रो करके उसको कैपिटल एप्रिसिएशन मिलेगा। बात समझिए? अगर इक्विटी शेयर आपको नहीं आता, प्रीवियस वीडियो में जाओ और देखो, लेकिन आप ढंग से समझो कि प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर में क्या डिफरेंस होता है। बात समझिए? चलिए उसके बाद ये हो गया हमारे पास मेरिट्स, ठीक है। देखो उसके बाद क्या हमारे पास, देखो उसके बाद हमारे पास है डीमेरिट्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर, ठीक है। जैसे मेरिट्स होता है वैसे डीमेरिट्स भी होगा। डीमेरिट्स क्या बेटा? नो वोटिंग राइट, किसी भी तरह का वोटिंग राइट नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। किसी भी तरह का वोटिंग राइट, कोई भी डिसीजन पार्टिसिपेशन कुछ नहीं मिलेगा आपको। डिविडेंड रिस्क होता है भाई, कभी कभी जो कंपनी है वो स्किप भी करती है, डिविडेंड में भी स्किप्ड इफ द कंपनी फेस फाइनेंशियल डिफिकल्ट स्पेशली विद नॉन क्यूमुलेटिव शेयर, ठीक है। कभी कभी होता क्या है कि आपके पास अगर क्यूमुलेटिव है या फिर नॉन क्यूमुलेटिव है, अगर कंपनी लॉस करती है तो आपको पैसा नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी अगर आपके पास क्यूमुलेटिव है तो आपको पैसा मिल सकता है एक बार को। लेकिन अगर नॉन क्यूमुलेटिव है तो आपको जिस साल कंपनी लॉस करती है उसका पैसा मिलेगा ही नहीं, ठीक है। इसको ना आप ऐसे याद कर सकते हो कि जो नॉन क्यूमुलेटिव है, इसमें जो नॉन वर्ड है, इस नॉन वर्ड का मतलब है नहीं, तो अगर जिस साल कंपनी प्रॉफिट नहीं करती उस साल आपको पैसा नहीं मिलेगा। तो नॉन क्यूमुलेटिव मतलब नॉन मतलब जिस साल कंपनी प्रॉफिट नहीं करेगी उस साल आपको पैसा नहीं मिलेगा, नॉन मिलेगा, नहीं मिलेगा, ठीक है। और जो क्यूमुलेटिव है उसमें अगर कंपनी प्रॉफिट नहीं करती है कोई बात नहीं, नेक्स्ट ईयर प्रॉफिट करेगी ना, तो नेक्स्ट ईयर का पैसा और प्रीवियस ईयर का पैसा दोनों मिलेगा। बात समझ आई? तो जिनके पास नॉन क्यूमुलेटिव शेयर होता है उनको रिस्क होता है कि भाई डिविडेंड नहीं मिलेगा तो क्या होगा, ठीक है। कंपनी प्रॉफिट नहीं करेगी तो डिविडेंड नहीं मिलेगा, और अगर डिविडेंड नहीं मिला तो मेरा स्टेबल इनकम का क्या होगा। इसलिए ज्यादातर लोग क्यूमुलेटिव शेयर्स लेते हैं कि भाई इस साल नहीं मिला तो नेक्स्ट ईयर मिल जाएगा। बात समझे? लिमिटेड एप्रिसिएशन, भाई ग्रोथ बहुत कम होता है, लेस पोटेंशियल फॉर कैपिटल एप्रिसिएशन एंड वेल्थ ग्रोथ कंपेयर टू ऑर्डिनरी शेयर। हमारे इक्विटी शेयर में रिस्क होता है लेकिन ग्रोथ भी होता है, हमारे प्रेफरेंस शेयर में रिस्क नहीं होता, अच्छी बात है, लेकिन ग्रोथ भी नहीं होता है, ठीक है। बहुत कम एप्रिसिएशन मिलता है,
जो ग्रोथ है बहुत कम होता है, जिससे कि हमारा लिमिटेड एप्रिसिएशन बहुत कम हो जाता है। ठीक है, अर्ली रिडीम्पशन, जो मैंने बोला कि इक्विटी शेयर में ऐसा कुछ भी नहीं होता। अगर मैंने किसी कंपनी का शेयर खरीदा है तो जब तक मैं मर ना जाऊं मेरे शेयर्स मेरे पास है। लेकिन प्रेफरेंस शेयर में क्या है कि अगर कंपनी ने इशू किए हैं शेयर और अगर वो शेयर सिर्फ 5 साल के लिए है तो आपको सिर्फ 5 साल के लिए ही शेयर मिलेंगे, फिर आपको शेयर बैक करने देने पड़ेंगे और आपको पैसा मिल जाएगा। तो हमारे जो इक्विटी शेयर है इसमें एक चीज बहुत अच्छी बात है कि जो शेयर है वो मेरे खुद के है, लाइफ टाइम के लिए है। लेकिन वहीं पे जो प्रेफरेंस शेयर है वो कंपनी एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए इशू करती है, 5 साल, 10 साल, 15 साल, उसके बाद वो शेयर आपको फिर से देने पड़ेंगे और का फिक्स्ड इनकम चला जाएगा। बात समझ आई? तो ये होता है हमारा अर्ली रिडीम्पशन। ठीक है, कॉलेबल शेयर कैन बी रिडीम्ड अर्ली बाय द कंपनी लिमिटिंग योर लॉन्ग टर्म इनकम पोटेंशियल। बात समझ आई? चलिए आगे देखते हैं कैसा। अब देखो हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें आपको बहुत डाउट आ रहा होगा, वो है 6 की डिफरेंस बिटवीन प्रेफरेंस शेयर एंड इक्विटी शेयर। ठीक है, प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर में डिफरेंस क्या होता है, आ जाओ अब देखेंगे। सबसे पहले आता है हमारे पास डिविडेंड प्रायोरिटी। प्रेफरेंस शेयर को डिविडेंड पहले मिलता है, ठीक है, वो फिक्स डेट के साथ। इक्विटी शेयर को मिलता तो है, ठीक है, इक्विटी शेयर को मिलता तो है लेकिन आफ्टर प्रेफरेंस शेयर। ठीक है, इक्विटी शेयर को डिविडेंड मिलेगा, प्रेफरेंस शेयर को भी डिविडेंड मिलेगा, लेकिन प्रेफरेंस शेयर को, प्रेफरेंस नाम, प्रेफरेंस शेयर को डिविडेंड पहले मिलेगा और इक्विटी शेयर को डिविडेंड बाद में मिलेगा। अगर पैसा बचा तो मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। इक्विटी शेयर को पैसा बाद में मिलेगा, पैसा बचा तो मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। वोटिंग राइट हमारे प्रेफरेंस शेयर के पास लिमिटेड या फिर होता ही नहीं है। इक्विटी शेयर के पास फुल वोटिंग राइट होता है, फुल वोटिंग राइट होता है। ठीक है, रिस्क हमारे प्रेफरेंस शेयर में लो होता है, वहीं पे हमारे इक्विटी शेयर में बहुत ज्यादा होता है। बात समझिए, हायर रिस्क होता है। ठीक है, डिविडेंड टाइप प्रेफरेंस शेयर में क्या होता है, फिक्स्ड एंड क्यूमुलेटिव होता है, वहीं पे हमारे इक्विटी में वेरिएबल एंड डिपेंड अपॉन द प्रॉफिट। ठीक है, प्रॉफिट होगा ही तो ही आपको पैसा मिलेगा, ग्रो मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। अगर प्रॉफिट होता है तो इक्विटी शेयर का दाम भी बढ़ेगा, आपको कैपिटल एप्रिशिएशन मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। बात समझ आई आपको? कैपिटल ग्रोथ क्या बेटा, अगर आपके पास प्रेफरेंस शेयर है तो आपके पास लिमिटेड पोटेंशियल है। ठीक है, आपका जो इन्वेस्टेड मनी है वो कम ग्रो होगा अगर आपके पास प्रेफरेंस शेयर है, बिकॉज प्रेफरेंस शेयर ज्यादा ग्रो नहीं होता, आपको डिविडेंड दे रहा है, आपको इतना इंपॉर्टेंस दे रहा है, और कितना चाहिए भाई। तो अगर आपके पास प्रेफरेंस शेयर है तो आपका जो कैपिटल है वो ज्यादा ग्रो नहीं होगा, वो लिमिटेड ग्रो होगा। लेकिन वहीं पे इक्विटी शेयर है तो उनमें हाई पोटेंशियल, बहुत अच्छा पोटेंशियल होता है फॉर ग्रो का। ठीक है, क्योंकि इक्विटी शेयर बेचारा क्या है, इसको ना ही इंपॉर्टेंस मिलता है, इसको ना ही डिविडेंड मिलता है, तो इसलिए इसको ग्रोथ दिया जाता है। ठीक है, तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को अच्छा ग्रोथ मिलेगा, वहीं पे हमारे जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स है इनको लिमिटेड ग्रोथ या फिर लेस ग्रोथ मिलेगा, ज्यादा ग्रोथ नहीं मिलता। ठीक है, रिडीम्पशन क्या है, ऑफ एंड रिडीम, इसको रिडीम कर लिया जाता है, जनरली नॉट रिडीम। अगर मेरे पास प्रेफरेंस शेयर है तो हो सकता है कंपनी 1 या 2 साल में, 10 साल में, 15 साल में वो शेयर मेरे से वापस ले जाए। वहीं पे इक्विटी शेयर अगर मैंने खरीद लिया तो वो मेरे से कोई नहीं ले सकता। बात समझ आई? वो मेरे से कोई भी नहीं ले सकता। ठीक है, रिस्क होता है, लेकिन मेरा जो रिस्क है उससे मेरा पोटेंशियल भी गेन हो रहा है, उससे मैं अपना प्रॉफिट भी कमा रहा हूं, उससे मैं अपना जो कैपिटल है उसे भी एप्रिशिएट कर रहा हूं, लेकिन मेरा जो शेयर है वो कोई नहीं ले सकता। तो इक्विटी में जो शेयर है, इक्विटी शेयर होल्डर में, ठीक है, इक्विटी शेयर्स कोई ले ही नहीं सकता, कोई ले ही नहीं सकता। लेकिन वहीं पे प्रेफरेंस शेयर कंपनी अगर 5 साल के लिए इशू करती है तो 5 साल बाद आपके शेयर्स गए कंपनी के पास। बात समझ आई? अब आपको फिक्स्ड इनकम नहीं मिलेगा, फिर सबको खरीदना पड़ेगा। ठीक है जी, चलिए, तो हमारे पास ये होते हैं कुछ 6 डिफरेंस बिटवीन प्रेफरेंस शेयर एंड इक्विटी शेयर। ठीक है, चलिए चलो बच्चों, अब लास्ट 1-2 टॉपिक्स है। जैसे एग्जांपल हमारे पास व्हाई डू इन्वेस्टर चूज प्रेफरेंस शेयर। भैया जो लोग हैं वो प्रेफरेंस शेयर को चूज क्यों करते हैं? दोनों का दाम तो सेम ही होता है, प्रेफरेंस शेयर का दाम ज्यादा महंगा नहीं होता, ठीक है, दोनों का दाम ऑलमोस्ट सेम होता है, लेकिन फिर भी लोग हमारा प्रेफरेंस शेयर क्यों चूज करते हैं और कौन लोग चूज करते हैं? तो बेसिकली हमारे जो एजेड लोग हैं, ठीक है, जिनका एज 60 हो चुका है, 70 हो चुका है, जो रिटायर्ड पर्सन है वो चूज करते हैं। क्यों? जिससे उनको स्टेबल इनकम मिले। ठीक है, उनको स्टेबल इनकम मिलती रहे, इतने वॉलेटाइल मार्केट में भी, इतना ज्यादा अप एंड डाउन मार्केट में भी, स्टॉक मार्केट में भी उनको वॉलेटाइल मार्केट मिले, उनको एक फिक्स्ड इनकम मिले। दूसरा, कैपिटल विदाउट डिल्यूजन, उनका कैपिटल हार्म ना हो, उनका कैपिटल में कुछ ना हो, कोई और थर्ड पार्टी इंसान ना आ जाए, ठीक है, उनका कैपिटल सेफ रहे। तीसरा, प्रोटेक्शन, भैया सेफ होता है, ज्यादा रिस्क नहीं होता, ठीक है, आपको जो पेमेंट है वो मिलेगा। ठीक है, अगर आपके पास क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर है तो भैया पैसा मिलेगा ही मिलेगा। अगर 2025 में प्रॉफिट नहीं किया तो कोई बात नहीं, 2026 में मिल जाएगा, दोनों का मिल जाएगा ना। अगर 2025 में प्रॉफिट नहीं किया कोई बात नहीं, 2026 में दोनों का मिल जाएगा। तो यहाँ पे हमारा प्रोटेक्शन होता है, ठीक है, कहीं भी धोखाधड़ी नहीं होगा। बैलेंस अप्रोच, इसमें बैलेंस होता है कि भैया मान लो कि मुझे भाई प्रेफरेंस शेयर भी रखना है और इक्विटी शेयर भी रखना है, तो अपने 100 में से मैंने वही कर दिया कि भाई 50 मैंने कर दिया इक्विटी शेयर में, अरे 50 मैंने कर दिया इक्विटी शेयर में और 50 मैंने कर दिया प्रेफरेंस शेयर में, तो मेरा क्या हो गया, बैलेंस हो गया। मैं
रिस्क भी लूंगा, मैं अपना जो कैपिटल उसे ग्रो भी कराऊंगा, ठीक है। तो हमारा जो बैलेंस अप्रोच है वो भी हमारा प्रेफरेंस शेयर में हो जाता है, ठीक है। इन्वेस्टर इसीलिए प्रेफरेंस शेयर को ज्यादा अप्रोच या फिर ज्यादा अच्छे से लेते हैं, ठीक है जी बेटा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक क्या है, लास्ट टॉपिक बेटा हमारे पास क्या है, लास्ट टॉपिक है हमारे पास समरी प्रेफरेंस शेयर इज अ नट शेल, ठीक है। हमारा जो प्रेफरेंस शेयर है इसे हम नट शेल भी बोलते हैं भैया। क्यों बोलते हैं? क्योंकि हमारा प्रेफरेंस शेयर इज अ ब्लेंड फीचर ऑफ इक्विटी एंड डेप्थ, ठीक है। हमारा प्रेफरेंस शेयर एक ब्लेंड फीचर है जहां पे हमें कई सारे ऑप्शन मिलते हैं, जैसे इक्विटी भी मिल जाता है, डेप्थ भी मिल जाता है। दूसरा, प्रेफरेंस शेयर में फिक्स डिविडेंड एंड प्रायोरिटी पे आउट मिलता है। पे आउट मतलब पैसा देना, ठीक है। तो आपको इंपॉर्टेंस दिया जाएगा, ठीक है। आपको इंपॉर्टेंस के साथ साथ ढंग से पे आउट भी मिलेगा, ठीक है। तो अगर आपके पास प्रेफरेंस शेयर है तो आपको इंपॉर्टेंस, प्रायोरिटी पे आउट एंड आपको फिक्स डिविडेंड भी दिया जाता है, ठीक है। ये एक स्मार्टर फाइनेंशियल डिसीजन होता है। अंडरस्टैंडिंग द प्रोज एंड कॉन्स एंड डिफरेंस फ्रॉम इक्विटी शेयर हेल्प इन्वेस्टर टू कंपनीज मेक स्मार्टर फाइनेंशियल डिसीजन, ठीक है। अगर आपने अच्छे से प्रोज एंड कॉन्स जान लिए, अगर प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर को अच्छे से जान लिया तो आपको पता होगा कि कौन से शेयर में आपको पैसा लगाना चाहिए और कौन से शेयर में नहीं लगाना चाहिए। और दैट इज स्मार्टर चॉइस फॉर अ बिजनेस, फॉर अ इंडिविजुअल, फॉर अ कंपनी, फॉर एवरीवन। बात समझ आई? और इसीलिए हम अपने प्रेफरेंस शेयर को पढ़ते हैं और यही था हमारे प्रेफरेंस शेयर में सारी की सारी इंपॉर्टेंट चीजें। और इसीलिए बोला जाता है कि प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर दोनों बढ़िया है, लेकिन जिसकी जैसी नीड वो वैसा ही खरीदता है। बात समझ आई? तो बेटा आज के लिए इतना ही। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा? आज हमने पढ़ा सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर क्या होता है, उसके बाद उसका कुछ चीजें उसके डेफिनेशन में थी, उसके बाद हमने पढ़ा की फीचर्स कि भैया उनके की फीचर्स क्या है, उसके बाद मेरिट्स कि भाई हमारे पास मेरिट क्या है, उसके बाद डीमेरिट्स के बाद हमारा की फीचर्स की डिफरेंस बिटवीन प्रेफरेंस शेयर एंड इक्विटी शेयर, एंड हमने पढ़ा व्हाई इन्वेस्टर चूज प्रेफरेंस शेयर, एंड लास्ट हमने पढ़ा भैया कि प्रेफरेंस शेयर इज अ नटशेल। क्यों? बिकॉज प्रेफरेंस शेयर में बहुत सारी चीजें होती है। बात समझिए? तो बेटा आज के लिए इतना ही समाप्ति, ठीक है। हमारा जो पूरा प्रेफरेंस शेयर है वो खत्म हो चुका है, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी आएगा, ठीक है। और इस वीडियो में बाकी जो चैप्टर्स है उसे मैं फटाफट से कंप्लीट करा दूंगा। आई थिंक बोरोड शेयर बाकी है, बोरोड की चीजें कुछ बाकी है, बोरोड फंड बाकी है, ठीक है। तो बोरोड फंड भी करा देंगे, लेकिन मैं इस वीडियो को शूट करने के बाद बहुत जल्दी अपना जो नेक्स्ट पार्ट है उसे मैं लेके आ जाऊंगा, ठीक है। सो तब तक के लिए अच्छे से पढ़ो, ऑल द बेस्ट बच्चों, एंड थैंक यू सो मच अपने यहाँ तक देख लिया। अच्छे से अपने BST इकोनॉमिक्स अकाउंट्स को पढ़ते रहो, एंड ऑल द बेस्ट बच्चा, कीप ग्रोइंग, कीप स्माइलिंग, थैंक यू सो मच।